हेलो स्टूडेंट्स। आप ये जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आईपीसीसी ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ईयर 2100 तक हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 4.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो कि हम नियर अबाउट 1850 लेते हैं, उस 1850 ईयर्स में, यानी जो हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट होने से पहले वाले जो टाइम पीरियड था, ज्यादातर कंट्रीज का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 1800 के आसपास में स्टार्ट हुआ है। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था उससे लेकर आज तक, यानी 1850 के आसपास से अगर लगाएं और हम 2024 के आसपास तक लगाएं तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है, जिसको हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी प्री इंडस्ट्रियल से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है तो दुनिया भर के लिए एक ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग फिनोमिना होगा, जिसमें से 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो हमारे पास सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस और हम बढ़ाने की परमिशन है। यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद ये टेम्परेचर एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और उसके बाद हम इसके इंपैक्ट को कम भी नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक और स्टडी की गई है, जिसमें पता चला है कि चाइना के टेंशान और इस साइड के जितने भी हमारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट थे वो बहुत ही फास्ट रेट से मेल्ट होते जा रहे हैं। आइए इसी चीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस फिनोमिना जो हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला है, टेकन ऑन दिस फोटोग्राफ इज टेकन ऑन 7th of July 2024। रिसेंटली इस फोटो को लिया गया है। इस फोटो के अंदर में दिखाया गया है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हुआ करते थे हमारे चाइना वाले रीजन में, हिमालय वाले रीजन में, वो जो ग्लेशियर्स हैं इट्स फास्ट रेट से कम हो रहे हैं कि उसके ऊपर से पूरी आइस कैप की वहां से हट चुकी है। ये व्यू लिया गया है एडिजिन ग्लेशियर का, जो कि तेनशान माउंटेन रेंज में है। द इफेक्ट ऑफ अ वार्मिंग प्लैनेट हैव बीन पर्टिकुलरली विजिबल इन द सेंट्रल एशिया which has seen a wave of extreme weather disaster। ये एक साइन है कि हमारे अभी पूरे ग्लोब पे बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आने वाले हैं। अगर हम अपने आइस कैप्स को इस तरीके से मेल्ट होता हुआ देखेंगे तो डेफिनेटली इसका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, हमारा जो रिवर्स के अंदर में क्वांटिटी है, वो ये बढ़ा देगा, और रिवर का जो लेवल है, सी का जो लेवल है, वो बढ़ने की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्लेशियर, डेफिनेटली जो हमारा क्लाइमेट चेंज जिस रेट से चेंज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा रेट से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, और इसमें पास्ट में भी देखा गया था कि जो पहले जो मेल्ट होने का जो रेट था, आज जो मेल्ट होने का रेट है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। आज हमारा जो मेल्टिंग रेट है वो उससे लगभग 3 to 4 टाइम्स और ज्यादा फास्ट हो चुका है। डिसअपियरेंस टाइमलाइन, ग्लेशियर गोन इन 3 to 4 ईयर, यानी ऑन एन एवरेज अगर हम सेंट्रल एशिया और दूसरे पार्ट में भी अगर हम देख रहे हैं तो 3 से 4 साल में बड़े से बड़े ग्लेशियर्स भी मेल्ट डाउन हो रहे हैं, और इसका इंपैक्ट हमें देखने को भी मिल रहा है अलग अलग फॉर्म में। जिसमें से एक है हमारा ग्लेशियल आउटबर्स्ट या फिर ग्लेशियल लेक बर्स्ट। इसमें जो हमारे ग्लेशियर से बनी जो लेक होती है वो सडनली अपने सेडिमेंट्स को लूज कर देती है एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से, और जो हाई एल्टीट्यूड से जो पानी आता है उसमें सडनली सेडिमेंट्स और वाटर की क्वांटिटी एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं वहां पे सडनली हमें फ्लड जैसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं।
हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो 14 से लेकर 30% ग्लेशियर लॉस्ट हो चुके हैं लास्ट 60 ईयर्स के अंदर में। ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है। अगर हमने इस स्टेज में इनको नहीं रोका, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर स्टोर अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर की अगर हम बात करेंगे तो जितना रिवर में हमारे पानी नहीं है, यानी अगर हम पूरी दुनिया की सारी रिवर्स को अगर मिला दें तो वो जो पानी है वो इक्वल टू है 0.0001% ऑफ द ग्लोबल वाटर। यानी रिवर का जो वाटर है वो सिर्फ 0.0001% है पूरे ग्लोब के कंपैरेटिवली। वहीं पे अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग परसेंट वाटर हमारे ग्लेशियर्स में है। यानी अगर हम पूरी दुनिया की रिवर को मिला भी दें तो उनका पानी भी हमारे ग्लेशियर के वाटर के बराबर नहीं होगा। तो ग्लेशियर हमारे बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का। ये धीरे धीरे मेल्ट होता है और नीचे धीरे धीरे डाउनस्ट्रीम पहुंचता है और रिवर बनती है, और उन्हीं रिवर की वजह से हमें आज पानी पीने को मिलता है और अदर प्रोसेसेस के लिए पानी मिलता है। लेकिन अगर ये ग्लेशियर इसी रेट से बढ़ते रहे, ये इनकी मेल्टिंग इसी रेट से बढ़ती चली गई, तो रिवर्स के अंदर में पानी बढ़ेगा, ग्लेशियर में पानी कम होगा, और जो वाटर है वो सीधा का सीधा यूज होने के बाद वो फाइनली जाएगा हमारे सी के अंदर में, और सी का लेवल भी वो बढ़ा सकता है। प्रोवाइडिंग एसेंशियल वाटर फॉर रिवर्स एंड द रिजर्वायर। तो जितने भी रिजर्वायर्स और रिवर है उसका जो एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ग्लेशियर। दूसरा सोर्स होता है हमारा रेनफॉल। तो दो सोर्स होते हैं मेनली हमारे रिवर के लिए। एक होता है ग्लेशियर जो सबसे प्राइमरी सोर्स माना जाता है हमारी स्पेशली पेरिनियल रिवर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नॉर्थ में हमारी रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं जिनका लिंक डायरेक्टली हिमालय से है, तो उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ग्लेशियर। अगर ये ग्लेशियर उस रेट से अगर नहीं मेल्ट हुए, यानी अगर बहुत ज्यादा रेट से मेल्ट हुए, तो डेफिनेटली हमारे जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, या फिर अगर हम वर्ल्ड में भी बात करें तो दूसरे वर्ल्ड में जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वहीं पे हम बात करें कनाडा की, चाइना की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो फास्ट रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत ही फास्ट रेट से मेल्ट भी हो रहे हैं। वो धीरे धीरे एक डिवास्टर या फिर बोल सकते हैं डिजास्टर कर सकते हैं। दे हेल्प रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर। डेफिनेटली आपने प्रेशर बेल्ट के बारे में सुना होगा। इक्वेटर से चलने वाली जो विंड है वो पहले 30 डिग्री पे पहुंचती है, फिर 60 डिग्री पे पहुंचती है, और धीरे धीरे करके वो 90 डिग्री पे पहुंचती है। तो जो पानी है, जो उसका सर्कुलेशन है, वाटर साइकिल, वो इक्वेटर से स्टार्ट होता है, पोल पे जाता है, पोल पे फिर वो मेल्ट होता है धीरे धीरे, फिर वो इक्वेटर पे आता है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है, और ये साइकिल हमें ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर ये मेल्टिंग इसी तरीके से चली तो कहीं पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और कहीं पे बहुत ज्यादा कम होगा। बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एंड सर्विंग एज अ इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली जो फ्रेश स्नो होती है और जो ग्लेशियर होते हैं वो लगभग 70 से 90% ऑफ द सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्बिडो। इस एल्बिडो इफेक्ट की वजह से सनलाइट यहां तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अगर हमारे जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट डाउन होते गए तो हमारी सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगी और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ता चला जाएगा। Glaciers support unique ecosystem, providing habitat for the specialized plants and the animals. ऐसे प्लांट जो अपनी बॉडी के अंदर में एक स्टार्च की एक लेयर लगा लेते हैं, ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर में ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज की एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेते हैं जिनसे उनका फैट भी बढ़ता है, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स एनिमल्स ऐसे ग्लेशियर वाले रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये किसी और रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो डेफिनेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है और इनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर इज क्रूशियल फॉर द इरिगेशन पर्पस के लिए, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन द मेनी रीजन्स। यानी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे ग्लेशियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्लेशियर का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं हमारे अर्थ पे जिसपे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ग्लेशियर का, वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वहां की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट हो सकती है। फूड सिक्योरिटी चैलेंज हो सकती है अगर ये ऐसा बढ़ता गया तो। ग्लेशियर शेप लैंडस्केप्स थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन, क्रिएटिंग वैलीज एंड फर्टाइल सॉइल। अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक माउंटेन है और इसके ऊपर एक ग्लेशियर एग्जिस्ट करता है। ग्लेशियर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो यहां से इरोड करता हुआ चला जाता है, पहले वेदरिंग करेगा उसके बाद इरोजन, और वो हमारे माउंटेन्स को कुछ इस तरह की शेप प्रोवाइड कर देता है जिसमें हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं एरेटे।
और ये जो हमारा सरफेस है जो ये बना उसको हम बोलते हैं सर्क। यानी ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं बहुत ब्यूटीफुल जो दिखने में लगते हैं और उनका एक बहुत बड़ा रोल भी है वाटर के मूवमेंट में, ये वाले जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं ये धीरे 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 हमारे खत्म होते चले जाएंगे। अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो वाटर कैसे आएगा हमारे ऊपर से नीचे, यानी डाउन से यानी एक तरीके से अप से डाउन स्ट्रीम। They contribute to the local economies through tourism, attracting visitors for the skiing and the hiking. यानी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे टूरिज्म पर्पस के लिए आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर सिटी का एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे डेफिनेटली इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। ग्लेशियर फेड रिवर्स आर वाइटल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, सपोर्टिंग एनर्जी एंड नीड। अगर हम बात करें सौरभ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में हमारी लगभग 15% जो एनर्जी है वो हाइड्रो एनर्जी है। यानी हम हाइड्रो यानी पानी से, रिवर से उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारी 15% इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली, अगर हम इंडिया की बात करें तो 15% इलेक्ट्रिसिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही गलत होगा। Many communities have culture ties to glacier and they often hold स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। यानी ऐसा देखा भी गया है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर हम कोई टेंपल बना देते हैं, कोई पर्टिकुलर चर्च बना दी जाती है। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें जो वहां पे स्पिरिचुअलिटी या फिर आप बात कर सकते हैं उसको एक होली प्लेस भी मान लेते हैं, तो वो भी चीजें हमारी अफेक्ट होंगी, क्योंकि ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो वहां पे इस तरह के लैंडफॉर्म्स भी बनना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और जो हमारी मान्यताएं हैं उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स जो हैं उनका जो नाम है उसी के नाम से हमारी जो पहाड़ों का या फिर जो ग्लेशियर्स का नाम है वो भी रखा गया है। तो डेफिनेटली ये भी हमारा हैम्पर होता है। साइंटिफिक वर्क की अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया ग्लेशियर्स के ऊपर जो अभी बात चल रही है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही है अभी ग्लेशियर रिट्रीट की, किस रेट से वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एडिजिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, रिट्रीट 16 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी 16 सेंटीमीटर ग्लेशियर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पे कुछ ही ग्लेशियर जो है आगे मूव करते हैं एक साल के अंदर में, और ये लगभग आप मान सकते हैं कि 100-150 टाइम्स इसका जो रेट है, मेल्टिंग का रेट है, वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से 16 सेंटीमीटर पर ईयर की मूवमेंट हो गई है ग्लेशियर में। दोस्तों ग्लेशियर जो होता है ये एक मूविंग आइस होती है, यानी हम इसको रिलेट करा सकते हैं रिवर के साथ, बट रिवर के अंदर में एक फ्लोइंग वाटर होता है और ग्लेशियर के अंदर में एक फ्लोइंग जो होती है हमारी आइस होती है। ओवर 700 मीटर सिंस द 1960, यानी 1960 से देखें तो 900 मीटर तक ये हमारा इसकी हाइट ऑलरेडी कम हो चुकी है और ये डाउन आ चुका है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट फॉर एक्यूरेट डेटा एंड कलेक्शन। अगर हम नासा की बात करें, चाइना की बात करें और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो वो ग्लेशियर को एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी अगर हम बात करें तो रियल टाइम पे उनको चेक कर रही हैं, उनके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रही है कि किस रेट से इनका मेल्टिंग हो रहा है। यानी अगर हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कब कौन सा ग्लेशियर किस टाइम पे मेल्ट होगा और कब वो ग्लेशियर मेल्ट करेगा और कब वो ग्लेशियर की वजह से हमारी जो ग्लेशियर लेक्स हैं उसके अंदर में आउटबर्स्ट होगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हमें अलग से सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, अलग से जीपीएस सिस्टम्स हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे अलग अलग ग्लेशियर्स के अंदर में, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। हिमालय में जो जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली जिनको रेड अलर्ट दिया हुआ है, यानी जो जल्दी से फास्ट रेट से मेल्ट हो रहे हैं, उनमें जीपीएस सिस्टम्स लगाए गए हैं, उनको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट से उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली वो ग्लेशियर्स को इतनी अच्छी तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाएगी और उसके अगेंस्ट ऐसा जो रिएक्शन है या फिर जो एक्शन है वो नहीं ले पाएगी। राइजिंग सी लेवल, डेफिनेटली सी लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिससे फ्लडिंग और इरोजन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाएंगी। वाटर स्कार्सिटी, डेफिनेटली हमारा वाटर अगर हमारा एक साथ ही सब नीचे आ जाएगा तो हमें फ्यूचर में पानी की कमी हो सकती है हमारे जो अपस्ट्रीम्स हैं वहां पे। रिड्यूस ग्लेशियर मास थ्रेटन फ्रेश वाटर सप्लाईज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु रिलाई ऑन दी ग्लेशियर फ्लड रिवर्स, यानी जो ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंडेंट जो ट्राइब्स हैं, जो लोग हैं, डेफिनेटली उनको पानी ठीक से नहीं मिल पाएगा। फ्लडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें फिलहाल की, तो जो ग्लोफ है या फिर हम बात करें मेल्टिंग ग्लेशियर कैन क्रिएट ग्लेशियर लेक दैट मे बर्स्ट causing dangerous flood in the downstream areas,
यानी जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े फ्लड भी फ्यूचर में आए हैं, पास्ट में आए हैं और फ्यूचर में भी आने के बहुत सारा चांसेस है। ऐसा नासा बोलता है, ऐसा इसरो बोलता है और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और बताया है कि फ्यूचर में ऐसे होना एक आम बात हो जाएगी। हर साल लगभग इंडिया में भी 3 से 4 ग्लेशियर इतनी फास्ट रेट से मेल्ट होते हैं कि वहां पे वो फ्लड जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं। ऑल्टर्ड इकोसिस्टम, डेफिनेटली जब वाटर और ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी, वहां की जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं डेफिनेटली या तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा और वो दूसरी एरिया में जहां भी जाएंगे, एक्लिमेटाइजेशन अगर ठीक से नहीं हो पाया तो डेफिनेटली उनकी जो डेथ भी हो सकती है। लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम, डेब्रिस फ्लो जैसी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। डेफिनेटली जब वाटर की क्वांटिटी हमारे सॉइल के अंदर में बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो वाटर की जो क्वांटिटी बढ़ने पे सैचुरेशन लिमिट होती है हमारे सॉइल की, यानी सॉइल के अंदर एक सैचुरेशन लिमिट होती है कि वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का वाटर ही होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर उसके पास पानी आ जाए तो डेफिनेटली लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, सॉइल के अंदर इरोजन हो रहा और फीडबैक लूप्स जो है हमारे, यानी मेल्टिंग ग्लेशियर कैन कंट्रीब्यूट टू फर्दर वार्मिंग एज डार्कर लैंड एक्सपोज्ड एब्जॉर्ब मोर हीट एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली हमारा जो रीजन है, जो टोपोग्राफी है जिसके ऊपर में क्रायोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर का मतलब है जहां पे हमारे आइस होती है, वो जो है हमारा अगर ऊपर से नेकेड हो गया डेफिनेटली सनलाइट का इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा और सनलाइट की वजह से हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एरिड रीजन और सेमी एरिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमें दूसरी तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे और इन लैंडफॉर्म्स की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी या दूसरे जो हमारे फीचर्स होते हैं, जो चीजें हैं, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी। डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये ग्रीनलैंड वाले एरिया में इलुलिसेट जो आइस फिजॉर्ड है वो भी बहुत फास्ट रेट से मेल्ट हो रहा है। अगर हम दूसरी बात करें एसीबीसीड इस वाले रीजन में, यहां भी बहुत फास्ट रेट से। अगर हम वेंटेजोकुल में बात करें तो यहां भी बहुत ज्यादा फास्ट रेट से। अगर हम अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कनाडा में हमें ग्लेशियर मेल्टिंग देखने को मिल रही है। अगर हम सदर्न पार्ट में चले जाएं, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना और इन कंट्रीज में देखें तो यहाँ के जो ग्लेशियर जो एंटार्क्टिका के बिल्कुल क्लोज है वो भी बहुत फास्ट रेट से हमें मेल्टेड होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ हायर एल्टीट्यूड्स में, यानी स्पेशली अगर हम बात करें पामीर नॉट के आसपास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के जो पामीर नॉट है, वो इस पामीर नॉट पे भी हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। ताजिकिस्तान में हमें बहुत ज्यादा मेल्टिंग और इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जो कंट्रीज हमारे यूरोप और जो एशिया से कनेक्टेड हैं, वहां पे जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो एग्जिस्ट करते थे वो भी बहुत फास्ट रेट से कम होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट में, अगर देखा जाए तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इशू हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। डेफिनेटली ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं अब वो किस डायरेक्शन में जाएंगे तो वाटर अपनी जो रिवर जो ग्लेशियर से बनती है उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। अगर हम बात माने, अगर हम कंसिडर करें गंगा की, तो गंगा पहले किसी और डायरेक्शन में फ्लो करती थी, धीरे 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 वो साउथवर्ड मूव करती जा रही है और ईस्टवर्ड हो गई है। पहले एक 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 रिवर हुआ करती थी इंडो शिवालिक करके, उसका ज्यादातर जो फ्लो था वो हमारे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में था। धीरे धीरे करके रिवर जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई क्योंकि वहां पे जो ग्लेशियर बहुत सारा एक रेट से मेल्ट होने लगे और उसमें से निकल के एक गंगा और इंडस और एक है हमारा ब्रह्मपुत्र। डेफिनेटली इसमें भी बहुत सारा चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। इन सेंट्रल एशिया ग्लेशियर प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर मल्टीपल कंट्रीज। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, तजाकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, जो यूएसएसआर के टाइम पे वो सेपरेट वगैरह हुए थे, डेफिनेटली इनमें बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हिस्टोरिकल टेंशन अराइज ओवर वाटर राइट and distribution, particularly as nations rely on the same glacier fed rivers. As glacier diminish, these tensions could escalate leading to potential conflict over increasing scarce water. Definitely जो ये वाली कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में जो ग्लेशियर थे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट से कम हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है और इस वाटर शेयरिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इनके बीच में छोटा छोटा एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस भी जनरेट होती हुई दिख रही हैं। फ्यूचर की अगर प्रोजेक्शन की हम बात करें, ग्लेशियर इन द रीजन कुड लॉस हाफ देयर मास बाय 2050 एंड मे कंप्लीटली डिसअपीयर बाय 2100।
यानी अगर हम आगे के 30 साल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट 30 इयर्स में 50% तक ग्लोबल जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके कम होने की चांसेस है, और 2100 तक अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनके अकॉर्डिंगली 2100 तक हो सकता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पूरा ही खत्म हो जाए। तो आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जिसमें हमारा जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है ग्लेशियर, वही हमारे अगर खत्म हो जाए तो हम पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम सी वाटर को इजीली कन्वर्ट करके पानी पी सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऐसा होता तो आज बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो ऐसा कर रही होती, लेकिन वाटर की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सी वाटर को इस नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रिसोर्स लगेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। This alarming trend not only threaten water availability but also impact agriculture, definitely agriculture पे impact करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन पे इंपैक्ट करेगा, ओवरऑल रीजनल स्टेबिलिटी हमारी जो है वो हमारी अफेक्ट होगी, और इसके कॉन्सिक्वेंटली एनर्जी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन द रीजनल मे गेट हैम्पर्ड। डेफिनेटली जो हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगी। कोल की अगर हम बात करें तो लगभग 60% एनर्जी हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं और 15% एनर्जी हम हाइड्रो से प्रोड्यूस करते हैं। कोल भी हमारा धीरे धीरे रिसोर्स खत्म हो रहा है, और अगर ऐसे रिसोर्सेज खत्म हो गए और हाइड्रो भी अगर हमारा खत्म हो गया तो हम एनर्जी कहां से प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए पानी कहां से अरेंज करेंगे, और जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज है जिसमें हमें वाटर चाहिए उसके लिए कहां से वाटर अरेंज करेंगे। डेटा के अकॉर्डिंगली बात करें तो हाउ वाटर पावर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वाटर पावर को यानी हाइड्रो पावर को यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। शेयर की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू आउट द हाइड्रो पावर पर कंट्री इन 2020 परसेंटेज के हिसाब से अगर हम वैसे देखें तो ये डार्क में जो मेंशन किया हुआ है ये है वो कंट्रीज जो 81 से लेकर 100% तक हाइड्रो पावर के ऊपर रिलाई करती है। उससे थोड़ा सा कम डार्क है जो 61 से 80% जो हमारी कंट्रीज हैं वो हाइड्रो के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम ऐसे करके अगर देखें तो जो लाइट है वो दिखा रहा है यहाँ पे, यानी ये हो गया, और ये ऐसी कंट्रीज हो गई जो कि 1 से लेकर 20% तक हाइड्रो के ऊपर डिपेंडेंट है। डेफिनेटली इंडिया भी इसका एक पार्ट है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो मैक्सिमम हाइड्रो के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और वो जो हाइड्रो एनर्जी है वो डायरेक्टली ग्लेशियर से अफेक्ट होता है। डेफिनेटली अगर इसको कंक्लूड करें और क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए, बात करें तो अर्जेंसी फॉर एक्शन, द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज एन अर्जेंट क्राइसिस रिक्वायरिंग इमीडिएट गवर्नमेंट एक्शंस। अगर एक्शंस नहीं लिए गए, क्योंकि हम हर साल मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकल के आ रहा। अगर हम यूएस के अगर एफर्ट्स की बात करें तो यूएस ने एक टाइम पे एक रिपोर्ट दी थी कुछ साल पहले, उसने बोला था कि अगर मैंने पूरे एफर्ट्स भी लगाए तब भी मैं अपने टारगेट का सिर्फ 2 से 3% ही अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमें ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए। ये उतने रिसोर्सेज एक मोस्ट पावरफुल नेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को अगर ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है तो लगभग $2.5 ट्रिलियन चाहिए होगा, लगभग हमारी 3 पॉइंट समथिंग हमारी टोटल इकोनॉमी है। तो इतना ज्यादा जो हमें रिसोर्सेज और जितना ज्यादा जो हमें मनी चाहिए उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। Protective legislation is needed to conserve glacial ecosystem through land use regulations, pollution control किया जाए, sustainable practices की जाए, without prompt major communities risk severe water scarcity, flooding, ecosystem degradation। आपको पता होगा बेंगलोर के क्राइसिस के बारे में, अगर पिछले साल बात करें और इसी साल भी ऐसा हुआ था कि हमारे बेंगलोर के अंदर में पानी पीने तक को नहीं अवेलेबल था। तो ये माना जाता है कि कुछ 10 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर में, पूरी सिटी में पानी की कमी पड़ गई। ये एक अलार्मिंग स्टेज है। अगर हमने इस स्टेज पे ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो ये ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसा जो सीन है, लगभग हमें हर सिटी में देखने को मिलेगा। अवेयरनेस की डेफिनेटली अवेयरनेस हमें बढ़ानी चाहिए। हमें स्कूल में, एजुकेशन में, सिलेबस में इस तरह के टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो यंग जनरेशन है उसको इसके बारे में पता चले और उस जो हमारे रिसोर्सेज है उसको वाइसली यूज करे। ग्लोबल कोलैबोरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो काम है ये पूरे अर्थ पे से हमें टेम्परेचर को कम करना है, ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री से। यानी अगर हम बात करें तो जो कंट्रीज हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जो
इतना कैपेबल नहीं है और जो फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन कंट्रीज को भी हमें यानी सपोर्ट देना चाहिए। तो जो बड़ी कंट्रीज है वो स्मॉल कंट्रीज को सपोर्ट करें, यानी जो हमारा गैप बढ़ता चला जा रहा है दो कंट्रीज के बीच में, यानी जो रिच कंट्रीज है वो रिच होती जा रही है, पुअर कंट्रीज और पुअर होती जा रही है। इन गैप को हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अगर गैप कम होता है डेफिनेटली इसमें हम थोड़े और एफर्ट भी डाल सकते हैं। हमें जो टेक्नोलॉजीज बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें बहुत सारे यानी उसके बारे में नॉलेज चाहिए, और वो शेयरिंग के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाटर क्राइसिस हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और जो ग्लेशियर से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो रिसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं तो पिछले 8 से 10 साल में लगभग हर साल हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है जो जिसका मेन रीजन रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हमें इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ग्लोबल कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, बड़े बड़े लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हमें होना पड़ेगा। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं जी जिस दिन हमें वाटर के लिए भी बहुत ज्यादा तरसना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट वॉर होगा वो भी हो सकता है पानी के लिए हो।